एक्चुअली क्या है कि मैं कबड्डी चैम्पियन, लॉन्ग जंप, हाई जंप इन सब में रही, तो मेरा फोकस वही था। और स्पोर्ट्स वालों को शायद मेरे हिसाब से गुस्सा जल्दी आता है। तो कभी कास्टिंग काउच का सामना किया है? मेरी लाइफ में पहली चीज़ ऐसा हुआ कि जो हम फिल्मों में देखते थे कि ऐसा होता है वैसा होता है, वो सारी चीज़ें मेरे साथ हो रही थी। कभी भी मैंने बहुत ज़्यादा तवज्जो अपने करियर को नहीं दी। और अगर मेरा मेकअप हो रहा है तो उन्हें मेरे साथ मेकअप रूम में बिठाते थे, उनका भी मेकअप मेरे साथ कराते थे। एक कप चाय की प्याली साथ साथ पिलाते थे ताकि। नमस्कार, मैं हूं अतुल्या यादव और आज आप देख रहे हैं लीड इंडिया लाइफ। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो सर्वगुण संपन्न है, जिन्होंने हिंदी सिनेमा में काम किया है, बॉलीवुड में काम किया, वेब सीरीज में काम किया और डबिंग आर्टिस्ट भी है। ये कलाकार सर्वगुण संपन्न है। इन्होंने बड़ी बड़ी न्यूज़ चैनल्स में काम किया है और DD1 जैसे बड़े नेशनल चैनल्स पे भी काम किया है। वो कोई और नहीं, वो रेखा जी हैं। रेखा जी एक बहुत बड़ी एंकर भी है, एक एक्ट्रेस भी है, वो न्यूज़पेपर में लिखती भी हैं और बहुत बड़े बड़े वेब सीरीज़ में काम भी करती हैं। नमस्ते। थैंक यू, आप हमारे स्टूडियो में आए, कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। कि मैं ऑल इंडिया रेडियो पर रेडियो जॉकी यानी कि RJ हूँ, FM रेनबो इंडिया पर। दूरदर्शन पर मैंने 5.5 साल एज अ एंकर और इंटरव्यूअर काम किया है। हिंदुस्तान टाइम्स में लिखती थी आर्टिकल्स हेल्थ के लिए, लेकिन अभी नहीं लिख रही हूँ। फ़िलहाल मैं कुछ फिल्म्स, सीरियल्स और डबिंग में काम कर रही हूँ। आप हमें अपने बचपन के बारे में बताइए। बचपन के बारे में बस यही था कि मुझे टीवी देखना अच्छा लगता था और दिमाग में रहता था कि टीवी पर आते कैसे हैं। तो कई बार जैसे बच्चे होते हैं तो मम्मी से कहते थे कि हम इसमें कैसे घुस सकते हैं। मम्मी कहती हैं बेटा इसमें घुस नहीं सकते, इसको तोड़ोगे तो ये फूट जाएगा और जो दिख रहा है वो नहीं दिखेगा। तो ये दिमाग में हमेशा रहता था। फिर जब मैं 8 से 10 साल की हुई तो मुझे मम्मी ने जब कहा कि ऐसे ऐसे 26 जनवरी होती है, उसमें ऐसे जाते तो मेरा उसमें जाने का मन हुआ। और 8th क्लास में मुझे वहाँ पर 26 जनवरी में मतलब एक जैसे ड्रेस होती है कमल का फूल की, उस टाइप की ड्रेस पहनाई गई और उसमें हमने परफॉर्मेंस की। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि घर वालों ने कहा अरे देखो वहाँ पे है, और सब जगह बोला गया कि आज हमारी रेखा उसमें टीवी पर 26 जनवरी पे आने लगी है। तो दिमाग में यही था कि ऐसा हमेशा हो तो कितना अच्छा रहेगा। तो बड़े होते होते ये रहा कि मम्मी को शौक़ था गाने का, उनको मौका नहीं मिला तो मैंने वोकल किया, तो वो भी 3 साल फर्स्ट क्लास फर्स्ट रहा मेरा। उसके बाद मैंने मेरा भाई जो है वो मीडिया में है, फिर सेकंड वाला भाई भी मीडिया में आ गया। तो मैंने कहा मुझे मीडिया में जाना है क्योंकि उस पर भी टीवी पर आते हैं। वो ऑफ स्क्रीन थे, मैं ऑन स्क्रीन थी। तो एज अ एंकर और एज अ इंटरव्यूअर मैंने काम किया। मतलब आपका बचपन से सपना था कि आप एक एंकर या एक्ट्रेस बनी? ये तो नहीं था कि मैं एंकर बनूंगी या एक्ट्रेस बनूंगी, बस टीवी पे आना है, क्योंकि वो उस टाइम पे समझ नहीं थी कि मुझे एंकर बनना है कि एक्ट्रेस बनना है। कभी ऐसा लगा था कि बचपन में कि एक्ट्रेस बनूंगी, ऐसे एक्टिंग करूंगी? बचपन में हाँ, क्योंकि स्कूल में कोई भी प्ले हो, कोई डांस हो, वो मेरे बिना पूरा नहीं होता था। तो वो कहते थे कि भाई रेखा को ज़रूर लेना है। तो 1, 2 या 3 बार मैं परफॉर्मेंस करती थी। और मान लो बाई चांस अगर कभी मैं नहीं हूँ, तबीयत ख़राब है, तो कहते थे इस बार प्रोग्राम में मज़ा नहीं आया क्योंकि रेखा नहीं थी। तो सारे टीचर्स ऐसा कहते थे ना, तो सुनने में बहुत अच्छा लगता था। फिर आगे से जब थोड़ी तबीयत भी ख़राब होती थी तब भी मैं परफॉर्म देती। आप मुंबई से हैं? नहीं, मैं दिल्ली से। तो मुंबई कब आई थी आप? मुंबई मैं 2018 के लास्ट 19 मान लीजिए 2019 पढ़ने आई थी कि यहाँ पे कुछ करने आई थी? नहीं, स्टार्टिंग में जब मैं आती थी तो वो काम से आती थी, दूरदर्शन का काम हुआ या ऐसे ही घूमने कभी आ गई। ये मैं आई थी कि मैं भी एक्टिंग करके देखती हूँ अगर मुंबई में काम चलता है, क्योंकि मुझे कई बार लोगों ने कहा कि आपकी जगह मुंबई में है, आप वहाँ पर ट्राई करो। तो फिर घर वालों ने कहा कि भाई 2-3 बार तेरे पास बॉम्बे से कॉल आ गया है तो जाकर ट्राई करके क्यों नहीं देखती। मैंने कहा यार पता नहीं होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि मेरा कोई गॉडफादर तो है नहीं। तो मैंने सोचा ट्राई करते हैं, क्योंकि कोई भी काम या तो होता है या नहीं होता है, इसलिए करके देखो, अगर हो जाए तो वेल एंड गुड है। DD तक का पहुँचने का सफ़र कैसा था आपका?
डीडी में काम करने में मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि उसमें एंकर के साथ साथ मैं इंटरव्यूअर भी थी। तो अलग अलग लोगों के इंटरव्यूज़ करने, साइंटिस्ट के, डॉक्टर्स के, और जैसे कोई बाहर गए हैं, किसी पे काम किया है, उनके इंटरव्यूज़ करने, वो मुझे बहुत अच्छे लगते थे। एक बार क्या हुआ, जब मैंने रेडियो का फॉर्म भरा था, उसके साथ साथ मुझे किसी ने कहा कि यहाँ पास में ही दूरदर्शन भी है और उसके फॉर्म्स निकले हैं, अगर आप करना चाहते हो तो फॉर्म भर दो। मैंने कहा ठीक है, मैं उसका भी फॉर्म भर देती हूँ। तो मेरा जब ऑडिशन हुआ उस टाइम पे मैं थोड़ा नर्वस हो रही थी। मुझे कैमरे से डर नहीं लगता था, लेकिन नए नए लोग, वहाँ पे इतनी भीड़, वो देख के थोड़ी सी नर्वस हुई। लेकिन फिर मैंने कहा कि मुझे ध्यान नहीं देना है, और मैंने वो ना क्लियर कर लिया। जब आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस आते थे तो उसे आप कैसे इग्नोर करते थे? मैं एक्चुअली क्या था, इग्नोर ऐसे करती थी कि मुझे फोकस अपने काम पर करना है। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ अलग हूँ तो मेरा दिमाग कहीं और नहीं जाता है, या किसी चीज़ में मैं परेशान नहीं होती हूँ किसी चीज़ को लेकर। कई बार क्या होता है कि 4-5 काम एक साथ दिमाग में घूम रहे होते हैं, फिर खुद ही से बात करती हूँ, खुद ही से क्वेश्चन और खुद ही से आंसर करती हूँ कि नहीं, अभी इसको स्टॉप करना है और हमें फोकस इस पर करना है। कभी ऐसा हुआ था कि मतलब डीडी बहुत बड़ा न्यूज़ चैनल है और उसमें प्रेशर्स भी बहुत होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि प्रॉब्लम फेस करना होता है, तो उसे कैसे फेस तो आप कर लेते थे, पर उस टाइम पे आप अपने आप को संभालते कैसे थे? टचवुड, इस बात में मैं बहुत लकी रही। जो मेरे हेड थे, जो मेरे सर थे, तो अगर वो मुझे नर्वस देखते भी थे, क्योंकि कई बार क्या होता था, बहुत अच्छे लेवल के लोग आते थे, तो मुझे लगता था मैं इनका इंटरव्यू तो करूँगी लेकिन कहीं कुछ गलती ना हो जाए। फिर वो कहते थे, अरे रेखा जी आप टेंशन मत लो। और अगर मेरा मेकअप हो रहा है तो उन्हें मेरे साथ मेकअप रूम में बिठाते थे, उनका भी मेकअप मेरे साथ कराते थे। एक कप चाय की प्याली साथ साथ पिलाते थे, ताकि फर्स्ट ऐसा ना लगे कि फ़र्स्ट टाइम हम मिल रहे हैं तो कुछ अजीब सा लगे। तो वो आपस में मेलजोल सा बढ़ जाते थे, कंफर्टेबल हो जाती थी। ओके, तो सारी चीज़ें एकदम स्मूथ चल जाती थी? स्मूथ चलती थी। और कई बार ऐसा होता था, जो हमारे साथ ही काम कर रहे हैं, कोई एंकर है या कोई इंटरव्यूअर है, लड़की या लड़का, तो वो हमें पीछे की ओर खींचने की कोशिश करते थे कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे होगा। तो सर बोलते थे कि अरे तुमने जब बात की थी तब तो ये तुमने बोला था कि तुम इस तरीके से करोगी। तो मैं बोलती थी, सर मुझे उन्होंने कहा कि इस तरीके से सही रहेगा। तो कहते, देखो बेटा, ज़िंदगी में एक चीज़ गांठ बांध लो कि अपने हिसाब से काम करना है, दूसरों के हिसाब से काम नहीं करना है, दूसरों की नकल नहीं करनी है। तो वो चीज़ मैं आज भी फॉलो करती हूँ। एक ऐसा इमोशनल टाइम कभी आया था आपकी इस जर्नी में कि आप टूट चुकी थी उस टाइम पे? हाँ, मैं जर्नलिज्म मैंने कर लिया था, रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म किया। उसके बाद मैंने सहारा में अपनी सोन प्रसन्न वाजपेयी जी के अंडर ट्रेनिंग की। उसके बाद जब मैंने रेडियो का भरा था तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था, लेकिन उसका लेटर मेरे घर नहीं आया था और कॉल नहीं आ पाई थी। मेरी फ्रेंड ने मुझे कॉल करके कहा कि तेरा तो लिस्ट में नाम था, तो आई क्यों नहीं आज? तो मैंने उससे कहा कि मुझे पता नहीं चला। तो उस टाइम पे मुझे थोड़ा सा रोना भी आया कि मेरा सब कुछ हो गया, क्लियर हो गया, तो मुझे पता नहीं लेकिन चला। मुझे पता नहीं चला। फिर उसके बाद मैं जब गई तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आप ट्राई करिएगा। तो नेक्स्ट टाइम भी यही रहा कि मेरे घर लेटर नहीं आ पाया। तब मेरी फ्रेंड ने पहले ही मुझे कॉल कर दिया कि भाई लिस्ट में नाम है, जैसे है तो वैसे ही आ जा। मैं फटाफट से भागी और मैंने कहा, सर अब की बार भी मेरे पास लेटर या कॉल नहीं आया है। तो एक गुस्सा था चेहरे पे, आवाज़ में। तो सर बोले कि चलो, अंत भला सो सब भला, आप यहाँ पे हो ना, बस अब यही खुश रहो। अपना रोल मॉडल किसको मानती हैं आप? रोल मॉडल मेरी मदर को। अच्छा, क्यों? क्योंकि हर चीज़ में उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। स्टार्टिंग से ये बताया कि बेटा अगर कैमरा चल रहा है तो कभी कैमरे की तरफ ध्यान नहीं, बस जैसे तुम कर रहे हो परफॉर्म ऐसे ही करना है। अगर कभी मेरा जैसे प्रोग्राम होता था स्कूल में, तो मैं मम्मी से बोलती थी आज बहुत बड़ा प्रोग्राम है मम्मी, अगर आप नहीं आ पाओगे तो मैं शायद नहीं कर पाऊँगी। तो मम्मी बोलती थी मैं आऊँगी, लेकिन भीड़ में मुझे देखना नहीं है, ढूंढना नहीं है, क्योंकि फिर तुम्हारा जो ध्यान है वो मेरी तरफ होगा और परफॉर्म सही से नहीं कर पाओगी। तो कभी भी भीड़ में किसी को ढूंढो मत, कितनी भी भीड़ है उसको इग्नोर करो और अपने काम पर फोकस करो। आपने बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम किया है,
तो आप अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। मुझे जो सबसे ज़्यादा खुशी हुई वो इस बात की, हालांकि हमारे बीच में नहीं है, असरानी जी के साथ मैंने एक इवेंट किया, उसमें एंकरिंग की। उनके साथ ही मेरी फ़्लाइट थी और जब उन्होंने मुझे स्टेज पर देखा तो कहा, अरे ये वही लड़की जो मेरे साथ आई थी। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा ये इतना अच्छा बोलती है, इसे देखकर तो नहीं लगता ये बहुत प्यारा बोलती है। तो उनके साथ भी मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हरीश भिमानी जी, जो महाभारत में एक आवाज़ आती थी, मैं समय हूँ, उनका नाम हरीश भिमानी जी है और उनके साथ भी काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा। हालांकि साधना सरगम, कविता कृष्णमूर्ति सभी बहुत प्यारे, बहुत अच्छे हैं। सचिन पिलगांवकर जी से मुझे एक चीज़ सीखने को मिली, वो ये, आप में कितना भी गुस्सा है, आप कितने भी परेशान हैं, ठीक है आप हैं, लेकिन जब पब्लिक में आप जाते हैं तो फिर पब्लिक को फेस करते हुए आप नॉर्मल हो जाइए, स्माइल रखिए, आंखों में चमक रखिए। तो इस बात को आप बहुत याद रखती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमने देखा है कि आपने पंकज त्रिपाठी के साथ काम किया है। हाँ, मैंने तो उनके साथ, वो एक्ट्रेस के साथ साथ बहुत अच्छे इंसान भी हैं। अच्छा, हाँ, तो उनका कुछ किस्सा शेयर कीजिए। किस्सा यही है कि मैं उनके साथ एक सीरीज़ कर रही थी, तो उसमें क्या था, जब हमारा परफॉर्मेंस पूरा हो गया, हमने एज अ रिपोर्टर था मेरा उसमें काम, तो मेरा काम पूरा हो गया। उसके बाद लंच टाइम हुआ, उसके बाद क्या था, पंकज त्रिपाठी जी बाहर निकले तो सब लोग उनके साथ फ़ोटो खिंचा रहे थे। अब मैं सोच रही थी इतनी भीड़ में मैं क्या करूँगी जाके, तो जैसे सेट बने होते हैं, मैं फर्स्ट फ्लोर के सेट से देख रही थी। तो पंकज जी ने मुझे कहा कि क्या हुआ, मैंने कहा सर कुछ नहीं। तो उन्होंने मुझे बुलाया, तो आसपास गार्ड्स थे जो ऐसे रोक के खड़े थे मुझे। जब मैं वहाँ पर गई तो उन्होंने कहा कि अरे आने दो। अब मेरी हाइट थोड़ी छोटी थी उनसे, तो मुझसे सही से सेल्फी नहीं ली जा रही थी। तो पंकज जी ने कहा अरे मुझे दो अपना फ़ोन, मैं लेता हूँ। तो उन्होंने सेल्फी ली और बहुत अच्छे से स्माइल की। उसके बाद दूसरी बार मुलाकात हुई, ओ माई गॉड 2 में उन्होंने शायद परफॉर्मेंस की थी, है ना, ओ माई गॉड 2 थी। तो उसके प्रीमियर पे उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने पहचान लिया, ये मुझे सबसे अच्छी बात लगी। तो ये आपके दिमाग में छपा हुआ है। जी बिल्कुल। ऐसा एक किस्सा जो आपको याद है और जब आप उसे सोचते हैं तो आपको एक स्माइल आ जाती है चेहरे पे, एक खुश हो जाते हो आप। किस्सा, वो किस्सा तो जब मैं बॉम्बे आई और मैंने काफ़ी सारे ऑडिशंस दिए, काफ़ी सारे दिए, लेकिन मुझे उधर से कोई कॉल या कुछ ऐसा कुछ लगा नहीं कि कुछ होगा। ठीक है, मैंने 15 दिन वेट किया, 15 दिन तक कुछ हुआ नहीं। उसके बाद मैंने अपनी टिकट करा ली, जाने की तैयारी थी, बैग पैकिंग की तैयारी थी, और उसके बाद मुझे शशि सुमित से पहला कॉल आया कि रेखा जी आप अगर फ्री हैं, आपके पास टाइम है, तो आपका सिलेक्शन इसमें हुआ है और आप करेंगी सीरियल। मैंने कहा हाँ जी सर करूँगी। कब है? मैंने कहा कब आना है? कहते सुबह 4 बजे आपके पास गाड़ी आ जाएगी, 6 बजे से आपका सीरियल में एक ऐसे ऐसे करके एक किरदार है। तो मैंने कहा ठीक है। अब मैं सोच में पड़ गई, मैंने कहा टिकट तो कैंसिल कराऊँ या नहीं कराऊँ। अभी देर मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। घर फ़ोन किया तो कहा कि काम के लिए गई हो तो एक काम करो टिकट कैंसिल करा दो। तब मैंने टिकट कैंसिल कराई और फिर सेकंड डे दूसरी जगह से कॉल आ गया। तो वो एक फ़िल्मी चीज़ थी मेरे मतलब मेरी लाइफ में पहली चीज़ ऐसा हुआ कि जो हम फिल्मों में देखते थे कि ऐसा होता है वैसा होता है, वो सारी चीज़ें मेरे साथ हो रही थी कि टिकट हो चुकी है, बैग पैक हो चुका है, फिर आपके पास कॉल आ रहा है, आपका सिलेक्शन हो गया। तो वो चीज़ जब मैं आज भी सोचती हूँ ना तो मुझे हंसी आती है। आपने बहुत सारे प्रोडक्शन हाउस साथ काम किया है, बहुत सारे। उनमें से सबसे अच्छा प्रोडक्शन हाउस आपको कौन सा लगता है? देखिए प्रोडक्शन हाउस तो सभी बहुत अच्छे हैं, बस काम करने का तरीका थोड़ा थोड़ा अलग हो जाता है, क्योंकि मैं किसी एक प्रोडक्शन हाउस के लिए कुछ कहूँगी तो भाई उनको गलत लगेगा, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस सभी के साथ बहुत अच्छा रहा। बट एक जो सबसे अच्छा लगा, एक का नाम तो बताना ही पड़ेगा। बालाजी के साथ। बालाजी के साथ क्यों? क्योंकि बालाजी में जब मैं नागिन 4 कर रही थी तो वो था एक नदी के किनारे का सीन था। तो वहाँ पे एक बार मेरा पैर स्लिप हुआ तो मैंने सोचा अब मैं शायद नहीं कर पाऊँगी वो किरदार जो था।
तो उन सब ने मुझे समझाया कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर तो सब ये सब होता रहता है, आप बताओ आपको करना है या नहीं, अगर नहीं भी करोगे तो ऐसा नहीं है, आपका मेकअप हो चुका है और सीन शुरू हो चुका है, पैसे तो आपको मिलेंगे ही, अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो आप नहीं भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम किसी दूसरे आर्टिस्ट को ले लेते हैं। तो मैंने कहा कि ये सब इतना वो कर रहे हैं कि पैसे तो, लेकिन एक आर्टिस्ट को ना पैसे से ज़्यादा काम प्यारा होता है, तो मैंने कहा नहीं, मैं परफॉर्म करूँगी। आपने इतने सारे सीरियल्स में काम किया है, बड़े बड़े सीरियल में काम किया है, तो आपने बहुत सारे जगह पे ऑडिशन दिया है, कास्टिंग वालों से मिले भी हो आप, तो कभी कास्टिंग काउच का सामना किया है? नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कभी, लेकिन जहाँ कुछ बात करने में मुझे लगता है कि मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो मैं वहाँ मना कर देती हूँ। हालांकि मंगल लक्ष्मी में मेरा बहुत अच्छा सीन था, एक बहुत पूरा जो एक दिन का वो होता है, आधे घंटे का रोल होता है, वो पूरा मेरे ऊपर था और मैंने पूरा किया वो, उसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा मेरा, मतलब सबने कहा, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। हालांकि ऐसा मुझे लगा नहीं कि कभी इस टाइप से मुझे या इन चीज़ों का सामना करना पड़ा। आपको ऐसा लगता है कि बिना कॉम्प्रोमाइज़ के हिंदी सिनेमा या बॉलीवुड में आप अपना कदम नहीं रख सकते? नहीं, ऐसा तो नहीं है। हाँ, कंफर्टेबल जोन में आपको देखना है, अगर बहुत मेहनत से आप आगे बढ़ रहे हो, आपका रोल उसी में जा रहा है, चैनल ने आपको क्लियर कर दिया कि आपका फेस उधर जा रहा है, तो आपको साइन करना है, तो उसमें आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बहुत ही आसान रास्ता चूज़ करना है, वो एक अलग चीज़ है। कभी ऐसा लगता है कि लाइफ में बहुत कुछ किया बट एक चीज़ छूट गया क्या? हाँ, काफ़ी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हमने हासिल कर ली, लेकिन उसमें एक होता है कि हमें कुछ चीज़ों से दूरी बनानी पड़ती है, या मजबूरी कह लीजिए। परिवार से दूर हो रहकर यहाँ पर काम करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन परिवार से दूर रहकर काम करना वो एक थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है, या कह लीजिए बहुत मुश्किल है। तो आपने करियर और लाइफ के बीच में बैलेंस कैसे बनाया? करियर और लाइफ के बीच में बैलेंस मैंने और मेरे परिवार ने बनाया, क्योंकि उन लोगों ने सपोर्ट किया कि देखो इसमें खुशी मिलती है तुम्हें, तो ये काम भी करो। कभी भी मैंने बहुत ज़्यादा तवज्जो अपने करियर को नहीं दी, लेकिन मेरे करियर को आगे बढ़ाने में मेरे परिवार का साथ रहा। आप मैरिड है? हाँ। तो फिर शादी के बाद आपने अपने इन-लॉज को कैसे समझाया कि मैं ये करूँगी? कभी कभी होता है कि इन-लॉज मना कर देते हैं कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है करने का, तो उनका क्या रिएक्शन था जब उन्हें पता चला? तो इन-लॉज का भी साथ रहा। उन्होंने कहा कि मीडिया मास कर रहे हो और इस चीज़ में, एंकरिंग में, रिपोर्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हाँ, जब मैं मुंबई आ रही थी तब उन्होंने कहा कि इतनी दूर क्यों जाना, जो करना है यहीं पे करो। तो मुझे थोड़ा सा लगा कि मैं कैसे मना करूं, क्या करूं, तो उस चीज़ में मेरे हस्बैंड ने मेरी हेल्प की कि कई बार काम के लिए दूर भी जाना पड़ता है, तो एक बार ये आजमा ले अपनी किस्मत को, तो क्या बुराई है। आजकल के टाइम पे रिलेशनशिप जल्दी टूट क्यों जाता है? लोगों का डिवोर्स क्यों जल्दी हो जाता है? देखिए, अब इसका जवाब सबका शायद अलग अलग होगा, लेकिन मेरा यही है कि एक दूसरे पर विश्वास करना बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है, और जहाँ आप अनकंफर्टेबल फील करते हो कि हमारा पार्टनर हमसे दूर रहकर कहीं ऐसा तो नहीं है, दिमाग में 100 चीज़ें चल रही होती हैं, तो फिर वो रिश्ता आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। हालांकि आपको दूसरे लोग बहुत समझाएंगे, नहीं ऐसे नहीं, वैसे वैसे नहीं, ऐसे, लेकिन वो आपको देखना है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और क्या चलना चाहिए। दूसरों के चक्कर में आएंगे तो फिर डिवोर्स पक्का है। एक सक्सेसफुल मैरिड लाइफ का सबसे बड़ा मंत्र क्या है? मंत्र वही है कि आप सबको खुश रखो और आपस में तालमेल अच्छा रखो और एक दूसरे को सपोर्ट करो। अब ऐसा नहीं है कि आपका मन अभी घूमने का है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहे हो, तो आपका पार्टनर कहे कि नहीं भाई क्यों जाना है, नहीं जाना है। अब अगर मेरा पार्टनर भी कहीं जाना चाहता है, घूमना चाहता है, तो अगर मैं उसे रोकूं, मैं सोचूं कि ये मेरे हिसाब से चले, तो
फिर वो थोड़ा सा गलत होगा मेरे हिसाब से। सपोज एक सिचुएशन में आपको देती हूँ, सपोज आपको फिर से आपके 10 साल या 15 साल के एज में आपको हम फिर से भेज देते हैं तो और आपको कहेंगे कि वहीं से अपनी जर्नी फिर से स्टार्ट करो, तो आप अपनी लाइफ की ऐसी कौन सी गलतियाँ, मिस्टेक और कुछ चीज़ें कैसे सुधारेंगे और क्या सुधारेंगे? गलतियाँ सुधारूंगी। सबसे पहले तो वो जो मैं पहले रूडली बात करती थी तो उसको सुधारूंगी। और जरा सा किसी का कुछ मेरे हिसाब से न कहना, उस पर मेरा नाराज़ हो जाना या उसको दो बातें सुनाना, हालांकि मैं अब ऐसी बिल्कुल नहीं हूँ, तो उन चीज़ों को सुधारूंगी। हाँ, मैं थी। और एक्चुअली क्या है कि मैं कबड्डी चैम्पियन, लॉन्ग जंप, हाई जंप, इन सब में रही, तो मेरा फोकस वही था। और स्पोर्ट्स वालों को शायद मेरे हिसाब से गुस्सा जल्दी आता है। आपके सक्सेस के पीछे का सबसे बड़ा हाथ किसका है? मेरी मदर का और मेरे हस्बैंड का। अगर ज़िंदगी ने आपको फिर से एक मौका दिया और ये कहा कि अब आप एंकरिंग और बॉलीवुड में कदम ना रखकर कुछ और करो, तो आप क्या करेंगे? मैं एक बिजनेस वूमेन बनना चाहूँगी और एंकर तो मैं हमेशा रहना चाहूँगी। अच्छा, मतलब एंकरिंग आप छोड़ेंगे नहीं? नहीं। अब तक की आपकी ज़िंदगी में हिंदी सिनेमा की आपने इतने साल दिए, उसमें जब आप थी तब आपको सबसे बड़ा सीख क्या मिला? हिंदी सिनेमा में रहकर मुझे सीख यही मिली है कि आपको ना थोड़ा सा वेट करना हर चीज़ के लिए ज़रूरी है। हर चीज़ बहुत जल्दी नहीं मिलती। जैसे आप बोलो कि मुझे ये मिल जाए, आपने इंटरव्यू दे दिया या ऑडिशन दे दिया, तो ज़रूरी नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो गया। आप इस चीज़ के लिए तैयार रहिए कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। जब आप 10 चीज़ें करेंगी, 10 ऑडिशन देंगी, तब जाके 1 या 2 चीज़ें आपके पास आएंगी। इसलिए आपको धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। क्या आप मानती है वंस अ फेलियर इज़ ऑलवेज फेलियर? नहीं। क्यों? ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मुझे पता है, हालांकि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मैं टचवुड, ऊपर वाला मेरे साथ है, महाकाल जी का आशीर्वाद है कि मैंने जो भी चीज़ के लिए फर्स्ट टाइम में ऑडिशन दिया या कोई भी काम किया, रेडियो हो, टीवी हो या फिर न्यूज़पेपर हो या डबिंग हो, वो फर्स्ट टाइम में ही मेरा क्लियर हो गया। लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता है। आप जब फर्स्ट टाइम किसी चीज़ को नहीं पाते हो तो फिर दुख होता है, लेकिन उसको पाने की ललक आपकी कम नहीं होनी चाहिए। गिरो फिर उठो, गिरो फिर उठो, और वो चीज़ आपको मिल जाएगी। अब हम आपसे एक रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछेंगे। आपको 2 ऑप्शंस देंगे हम, बट उन 2 ऑप्शंस में आपको एक ऑप्शंस चूज़ करना है। आर यू रेडी? ठीक है, ओके। DD1 या FM रेडियो? FM रेडियो। एक्टिंग या एंकरिंग? एंकरिंग। स्टेज या कैमरा? स्टेज। TV या OTT? TV। बॉलीवुड या रेडियो? रेडियो। मनी रिस्पेक्ट? रिस्पेक्ट। फेम रिस्पेक्ट? फेम। फेम रिस्पेक्ट। Yeah. फेम प्लस रिस्पेक्ट। सक्सेस या सेटिस्फेक्शन? सेटिस्फेक्शन। ओके, थैंक यू। ये थी रेखा जी के बारे में। उन्होंने अपनी इस लाइफ में कैसे अपना परचम फहराया, एक एंकरिंग में किस तरह उन्होंने बहुत सारे ठोकर खाकर DD1 जैसे बड़े न्यूज़ चैनल में अपना परचम फहराया। थैंक यू, आप हमारे यहाँ आए। थैंक यू। और मैं चलते चलते यही कहना चाहूँगी कि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई मेरा इंटरव्यू करता है, क्योंकि काफ़ी मैंने लोगों के इंटरव्यूज़ किए हैं, पर मेरा इंटरव्यू लगभग 2 से 3 बार ही हुआ है। लीड इंडिया लाइफ बहुत अच्छा चैनल है। यहाँ पर आप जब आएंगे, शायद हो सकता है कभी ना आए हों, तो एक बार आकर देखिए। बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। और बोलना तो आप अगर नहीं भी आता है तो यहाँ पर आकर आप बोलने लगेंगे।